वेलकम इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। माय नेम इज सद्दाम हुसैन और ये जो चैनल है इसका नाम है केमिस्ट्री वर्ल्ड पावर्ड बाय सद्दाम हुसैन। इस चैनल पर केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस आएंगी आपके लिए। और बात करें तो जैसा कि ये चैनल पहले से बना हुआ है लेकिन इस पर रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाती थी, लेकिन अब इस पर रेगुलर वीडियो आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अपना प्लान और एम हम अब आपको बता देते हैं कि इस चैनल पर अभी क्या चलने वाला है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे ऐसे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन सीरीज़। तो हम लोग सबसे पहले इस पे एक ऑक्सीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑक्सीजन सीरीज़ में क्या होगा कि हम लोग जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड और गेट और नेट, क्योंकि गेट अब क्या हो चुका है कि जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड भी हमारे जो वीडियोज़ रहेंगे और साथ ही में ही CSIR नेट से भी रिलेटेड वीडियोज़ इसमें आएंगे। तो ऑक्सीजन सीरीज में सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें या फिर आगे चल करके एक चैप्टर और रहेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में ये जो दो चैप्टर होते हैं वो आगे चल करके बहुत ही ब्रॉड हो जाते हैं और मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो इनऑर्गेनिक का इन्हीं दोनों चैप्टर में कवर हो जाता है, कोऑर्डिनेशन में और OMC में यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो के अलावा भी हमारा जो पैरेलल एक वीडियो चलता रहेगा वो जो क्लास 12th यानी जिनके बोर्ड के पेपर हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE या ISC बोर्ड हो या चाहे आपका UP बोर्ड हो, क्योंकि कोरोना की वजह से उनके पेपर जो हैं काफ़ी लेट हो चुके हैं। कुछ के मई में स्टार्ट होंगे, कुछ के लास्ट अप्रैल तक में स्टार्ट होंगे। तो उनसे भी रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहेंगे जैसे उनकी बोर्ड प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 2 पॉइंट्स की। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक जो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे उसके बारे में पहले जान लेते हैं। वो है आपका मेटल एटम कह लीजिए या उसी को मेटल आयन के नाम से जान लीजिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा उसके बारे में जानेंगे अभी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 चीजों से मिल करके बना होता है। एक होता है आपका मेटल एटम या आयन और सेकंड थिंग होता है लिगेंड। तो सबसे पहले जानिए यहाँ पर मेटल एटम और जो आयन है वो किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसे हम लोग लुईस एसिड की तरह जानेंगे या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। अब आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि लुईस एसिड क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम लोग लुईस एसिड कह सकते हैं। लुईस एसिड का काम क्या होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है तो वो लोन पेयर को यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उसमें जो मेटल एटम या जो मेटल आयन होंगे वो क्या काम करेंगे, वो लोन पेयर को यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए उनको हम लोग एज अ लुईस एसिड या हम कह सकते हैं कि वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल हम उन्हें ट्रीट करेंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी और इलेक्ट्रोफाइल की भी डिफिनेशन यही होती है। ठीक है, अब जो सेकंड थिंग आता है वो सेकंड थिंग ये है कि लिगेंड क्या होता है। यहाँ पर आप एक बार बार सुनेंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए लिगेंड्स जो होते हैं, लिगेंड किसे कहेंगे, लिगेंड उन्हें कहेंगे कि ऐसा स्पीसीज या ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कोई ग्रुप है, ठीक है, जिसके पास एट लीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए। एट लीस्ट 1 लोन पेयर उसके पास प्रेजेंट हो। ठीक है, और लोन पेयर प्रेजेंट होने के साथ साथ ही वो अपने इस लोन पेयर को मेटल एटम या मेटल आयन को डोनेट कर सके इजीली, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। यानी कम से कम 1 लोन पेयर होना ही चाहिए डोनेट करने के लिए, और वो उसे डोनेट कर भी सके तो उसी को हम लोग लिगेंड कहेंगे। अच्छा, अब लिगेंड क्योंकि लोन पेयर उसके पास है एक्स्ट्रा, ठीक है, जो वो डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब है ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी तो वो डोनेट कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान में रखना है कि लिगेंड वही बनता है जिसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर ऑलरेडी ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं होगा तो वो डोनेट ही क्यों करेगा,
क्योंकि हर ग्रुप, हर मॉलिक्यूल और हर एटम यही चाहता है कि सबसे पहले वो खुद स्टेबल हो, और स्टेबल होने की क्या डिफिनेशन है यहाँ पर है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। तो सबसे पहले वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ही वो दूसरे को लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 लोन पेयर का मतलब यही है कि उसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर के वो कहीं लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो इस वजह से लिगेंड को यहाँ हम लोग कैसा ट्रीट करेंगे, लिगेंड को हम लोग यहाँ ट्रीट करेंगे एज अ लुईस बेस की तरह, क्योंकि लुईस बेस की भी डिफिनेशन यही होती है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी ऐसे स्पीसीज या ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वही एज अ लुईस बेस की तरह वर्क कर सकते हैं, या लुईस बेस कह सकते हैं, या यहाँ पर हम लोग इसे न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेंगे। किसे? लिगेंड्स को। तो लिगेंड की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। लिगेंड जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो और वो उसे डोनेट कर सके, किसे? इस मेटल एटम या आयन को। ठीक है, तो अभी मेटल एटम एक्सेप्ट करता है, इसीलिए उसे हम लोग एज अ लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। अब लिगेंड्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, यानी यहां से ये बात समझ में आई कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास लोन पेयर हो, वही डोनेट कर सकता है और वही आपका लिगेंड की तरह वर्क करेगा। इससे एक बात समझ में आता है कि जो एटम होते हैं, सिंगल एटम जो होते हैं, वो कभी भी लिगेंड की तरह वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, एटम कैन नॉट वर्क एज अ लिगेंड। ठीक है, वो कभी भी लिगेंड की तरह वर्क नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों है इस बात को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सिंपल सी बात समझ में आ गया। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो नोबल गैस होते हैं वो भी तो एटम है, ठीक है, लेकिन उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्या वो लिगेंड की तरह वर्क कर पाएंगे? नहीं। जो नोबल गैस के एलिमेंट हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, फिर भी वो नहीं कर सकते हैं डोनेट लोन पेयर को, यानी वो लिगेंड की तरह वर्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, उस रीजन को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, जैसे बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन क्या लोन पेयर डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आपको मालूम है 17 फैमिली का है, हेलोजन फैमिली है, 7th एक ग्रुप है, तो आउटर मोस्ट सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट है। तो इसलिए जो फ्लोरीन है वो लिगेंड की तरह वर्क नहीं कर सकता। लेकिन फ्लोराइड आयन की बात करें, ठीक है, अब फ्लोराइड आयन के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो अब वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, इसलिए वो एज अ लिगेंड की तरह वर्क करेगा। लेकिन अब बात करें नियॉन की, तो नियॉन के आउटर मोस्ट सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी ये क्यों एज अ लिगेंड की तरह वर्क नहीं कर सकता है? लिगेंड की तरह वर्क नहीं क्यों नहीं कर सकता, इस बात को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, जो बोर्ड पर मैं लिखता हूँ उससे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलें, इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और पॉज कर दिया करिए वीडियो, और पॉज करके आप उसे जो बोर्ड पे लिखा है अपने नोटबुक में लिख लिया करिए। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्लोराइड आयन तो एज अ लिगेंड वर्क कर रहा है, लेकिन नियॉन नहीं करता है। ठीक है, तो नियॉन क्यों नहीं करता, इस बात को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड आयन ने क्या काम किया है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो जैसे ही एक न्यू इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करके फ्लोराइड आयन बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या वर्क करने लगेगा, यहाँ पर रिपल्सन वर्क करने लगेगा। ठीक है, और जब रिपल्सन इंक्रीज होता है तो आपको भी मालूम है कि एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब इस पॉइंट को और अच्छे तरीके से समझते हैं। एनर्जी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से यहां उसको डोनेट करना है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको यहां से यहां डोनेट करना है, तो इतने का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर क्या हुआ, रिपल्सन फोर्स इंक्रीज किया। रिपल्सन फोर्स इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज की। तो जब एनर्जी इंक्रीज की, मान लो पहले यहां थी इंक्रीज एनर्जी, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अब ये इंक्रीज करके यहां पर आ गया,
और ये तो यहीं पे रहेगा क्योंकि उसे तो एक्सेप्ट करना है। अब ये इंक्रीज करके इसकी एनर्जी यहां पर आ चुकी है, तो जो डोनेशन ये यहां से यहां कर रहा था, अभी देखो अब यहां से यहां करेगा, तो कौन सा इजीली से डोनेट कर लेगा, इस वाले में वो इजीली से डोनेट कर लेगा, क्योंकि देखो यहां से यहां तक के बीच का जो डिफरेंस है वो अब कम हो चुका है पहले के कंपेयर में। ठीक है, तो यही वजह है कि जब नया इलेक्ट्रॉन आता है तो नया इलेक्ट्रॉन आने की वजह से रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने की वजह से एनर्जी बढ़ती है और डिफरेंस काफी कम हो जाता है। तो जब डिफरेंस काफी कम होगा तो वो उसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन अगर बात करें नियॉन की, तो नियॉन तो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। ठीक है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो क्या काम करेगा, न्यू इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो जब न्यू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका रिपल्सन नहीं बढ़ेगा, रिपल्सन नहीं बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होने की वजह से एनर्जी डिफरेंस और लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो डोनेट नहीं कर सकता है। तो ये रीजन है, इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी न्यूट्रल एटम हैं, ठीक है, वो कभी भी लिगेंड की तरह वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उससे ये फिनोमेना होता है जिसकी वजह से वो इजिली अब लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अब बात करेंगे कि इसे नोट करना हो कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे हैं, क्योंकि हमने अब मेटल को समझ लिया, अब हमने समझ लिया लिगेंड को भी। अब मेटल और लिगेंड के बाद हम समझेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब लिगेंड या जो ग्रुप ऑफ लिगेंड है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल आयन है कोबाल्ट +3 और लिगेंड है अमोनिया। अमोनिया तो एज अ लिगेंड वर्क कर सकता है क्योंकि देखो अमोनिया के पास लोन पेयर है। और क्या लिगेंड हो सकते हैं, बहुत सारे, अभी लिगेंड की एक सीरीज हम लोग देखेंगे, बहुत ढेर सारे हम लोग लिगेंड को नोट करेंगे, क्योंकि लिगेंड्स को अच्छे से पहचानते रहेंगे तो फिर इजी होने लगता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जैसे O2- ये भी लिगेंड कवर करेगा, F- ये भी लिगेंड कवर करेगा, वाटर है ये भी लिगेंड कवर करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एज अ लिगेंड वर्क करता है। ठीक है, मान लो एक लिगेंड है जैसे अमोनिया है, और अमोनिया में कोबाल्ट +3 को, क्योंकि इसके पास देखो 3+ है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये एज अ लुईस एसिड काम करेगा, ये एज अ लुईस बेस काम करेगा, ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट करता है। तो अमोनिया और कोबाल्ट एक दूसरे से किस वजह से अटैच हुए हैं, इस लोन पेयर के डोनेट करने की वजह से। और लोन पेयर डोनेट करने की वजह से कौन सा बॉन्ड बनकर के आया, चाहे इसे आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह लें और फिर या इसे हम कह लें कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जब लिगेंड के ग्रुप मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल एटम यानी जो मेटल है, मेटल एटम या मेटल आयन के साथ अटैच होते हैं, तो जो उससे कंपाउंड बन करके आता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लिगेंड जब अपने लोन पेयर के साथ, अपने लोन पेयर के थ्रू डोनेट करते हैं और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, उससे जो कंपाउंड बन करके आता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की और क्या खास बात होती है। ठीक है, क्या सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी की वजह से, यानी सिर्फ यही एक डिफिनेशन है जिससे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहला रहा है, नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी उसे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कभी भी लूज नहीं करेगा। ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को रिटेन करके रखता है, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पहचान को बनाए रखता है। जबकि कुछ जो डबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, और जो सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाइए आप, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर क्या होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल से बात समझते हैं, जैसे हमारे पास है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड 6H2। ठीक है, अगर आपने इसे हाइड्रोलिसिस किया तो क्या होगा, इसमें जो फेरस आयन है वो अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन है वो अलग हो जाएगा, जो अमोनियम आयन है वो भी अलग हो जाएगा। ठीक है, सब अलग अलग हो गए। तो ये क्या काम कर रहा है, ये लूज कर रहा है, लूज। ठीक है, किस क्या कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी को, लूज देयर आइडेंटिटी।
ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को वो लूज कर दे रहा है। और देखो जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो अब ये Na+ अलग हो गया और क्लोराइड आयन अलग हो गया, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग थी सोडियम क्लोराइड की, और सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड आयन की प्रॉपर्टी अलग हो गई। ठीक है, यानी यहाँ पर भी वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर रहा है, तो हम नहीं कह सकेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एक ले हम लोग K4FeCN6, ठीक है, अब अगर इसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4K+ और अंदर का जो कॉम्प्लेक्स है FeCN6, ठीक है, और ये हो गया आपका 4-, ये ऐसे ही रहता है, ये आपका कभी भी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होगा जब इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इसका मतलब है ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखता है, रिटेन अपनी आइडेंटिटी को। ठीक है, तो ये सबसे खास बात होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और सबसे अच्छी पहचान भी है कि अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करें, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, तो कभी भी ये अपनी प्रॉपर्टी को खोता नहीं है, लूज नहीं करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखता है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिफिनेशन। अब जैसे ये क्या है, ये एक डबल सॉल्ट है, ये क्या है आपका एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। देखो सारे आयंस अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को और अच्छे तरीके से जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कई टाइप के हो सकते हैं। टाइप का मतलब क्या हो गया कि वो न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है, और साथ में आयनिक भी होते हैं। आयनिक में भी दो पार्ट हो जाते हैं, कभी वो केटायनिक होते हैं और कभी एनायनिक होते हैं। तो एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, आगे चलकर इसे और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, अब ये दो पार्ट, एक ले लेते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा कोबाल्ट NH3 एंड Cl3, ठीक है। अभी क्या है, ये न्यूट्रल है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कोबाल्ट NH3 और बाहर 3 क्लोरीन लगाते हैं, ठीक है, तो अभी देखो बाहर 3 क्लोरीन है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, क्लोराइड है, निगेटिव आएगा, तो इस कॉम्प्लेक्स पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये केटायनिक हो गया, ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी इससे पहले जो एक एग्जांपल आपको दिखाया था, कौन सा, K4FeCN6, ठीक है, K4FeCN6 में पोटेशियम पॉजिटिव होगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, 4- आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब एक ऐसे भी होते हैं जिसमें केटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटिनम ले लिया NH3 ठीक है, और इधर ले लिया पैलेडियम ले लिया, और आपका ले लेते हैं जैसे साइनाइड, ठीक है, और 4, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स केटायनिक होगा और एक कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो गया। तो इस तरह के आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, केटायनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, और एक ऐसा होता है जिसमें दोनों होता है, केटायनिक भी होते हैं और एनायनिक भी होते हैं। अब जब इसका हम लोग IUPAC नेम लिखना सीखेंगे या जब इसका आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें काम में आती हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या क्या पोर्शन है और क्या क्या हमें चीजें जानकारी देती हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाहर हमने Cl3 लगा दिया, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। और जो इसके बाहर ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, या पहले हम लोग बात करें इस CO का, ये जो मेटल है, ठीक है, ये आपका मेटल हो गया, चाहे मेटल एटम हो और ये चाहे आयन के फॉर्म में हो, ठीक है। और ये जो अमोनिया है, ये आपका क्या हो गया, ये लिगेंड हो गया, ठीक है। अब एक से ज्यादा भी लिगेंड हो सकते हैं, जैसे ये एक टाइप का अमोनिया, अब इसके अंदर क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोराइड, जो भी लिगेंड जैसा भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, ये लिगेंड हो गया। और ये जो 6 नंबर दिख रहा है, ये 6 नंबर से हमें जानकारी मिलेगी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में,
ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। ठीक है, ये हमें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताता है। और ये जो बाहर का लगा हुआ है इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आता है। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आता है मतलब हम लोग इसे बोल सकते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जो हमें इन्फॉर्म करता है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स देख करके हम मेटल बता सकते हैं, लिगेंड कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, इस नंबर से हम लोग बता सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ठीक है, जो बाहर लगा हुआ है उससे हम लोग चार्ज वगैरह बता सकते हैं, इसलिए वो आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। और जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे या ब्रेक होंगे तो सिर्फ ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है वही अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को वो रिटेन करके रखता है। ठीक है, ये पॉइंट है इसको लेकर के। अब यहां पर एक पॉइंट आ गया, क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसको जानेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर पहचानने का जो सबसे जरूरी चीज है कि हम जान सके कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें लिगेंड के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको लिगेंड की जानकारी नहीं है कि कौन सा लिगेंड मोनोडेंटेड है, कौन सा बाइडेंटेड है, ठीक है, कौन सा ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, ठीक है, कौन सा कीलेट आपका लिगेंड लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप लिगेंड के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप श्योर है कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाएंगे उसके कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसे हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कि ये लिगेंड्स कितने टाइप के हैं। लिगेंड्स को एक बार अच्छे ढंग से हम लोग जान जाएंगे, पढ़ लेंगे तो हमारे लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, पहले एक डिफिनेशन समझते हैं। देखिए, डिफिनेशन में भी कंफ्यूजन रहती है कोऑर्डिनेशन नंबर में, कि सिंपल सा ये दिमाग में बैठ जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि कितना लीगेंड अटैच है डायरेक्टली मेटल से या सेंट्रल मेटल एटम से या सेंट्रल मेटल आयन से, कितना डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, ये जो डिफिनेशन है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करती है और मिस्टेक करा देती है, जबकि एक्यूरेट डिफिनेशन यही है कोऑर्डिनेशन नंबर की कि कितने डोनर एटम अटैच हैं डायरेक्ट आपके सेंट्रल मेटल एटम से। ठीक है, नंबर ऑफ डोनर एटम, ये करेक्ट डिफिनेशन हमें दिमाग में रखना है, नंबर ऑफ डोनर एटम। ठीक है, कितने डोनर एटम अटैच है, जैसे कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कोबाल्ट NH3 6 और यहां पे लगा देते हैं 3+। ठीक है, अभी हम क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये कितने हैं 6 हैं। तो अब इस अमोनिया के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ नाइट्रोजन ही एक ऐसा है कि जो कि एक डोनर एटम है, तो 6 अमोनिया लगे हुए हैं, इसका मतलब हमारे पास 6 डोनर एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से बात करें कि EN लिख दिया और यहाँ 3 लगा दिया, ठीक है, और ये 3+ लिख दिया, तो आप देख के अगर आपके दिमाग में ये डिफिनेशन चल रही थी कि कितने लिगेंड अटैच है, तब तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने क्या कहा, ये दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 3 है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये EN है क्या। EN जो लिगेंड होता है वो कैसे होता है, देखिए EN जो होता है इथाइलिन डाइएमाइन, इसका स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 CH2 एंड NH2। ठीक है, देखो हमारे पास कितना डोनर एटम है, हमारे पास टोटल 2 डोनर एटम है, यानी एक लिगेंड में 2 डोनर एटम है, तो 3 लिगेंड में कितने डोनर एटम हो जाएंगे, 6 डोनर एटम हो जाएंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये सही है। अब ये जो लिगेंड है ये क्लासिफाइड जब करेंगे तो ये आएगा बाइडेंटेटेड लिगेंड के अंदर, और ये अमोनिया कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेटेड लिगेंड है। ठीक है, तो इससे ये बात समझ में आया कि सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए लिगेंड के बारे में कि आखिर लिगेंड कितने टाइप के होते हैं और उन्हें कम से कम हम पहचाने।
और क्योंकि इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड और ट्राइडेंटेड और जितने भी टाइप के पॉसिबल हो पा रहे हैं उनको हम लोग एक बार बोर्ड पे लिख देंगे। जैसे आप अपने नोटबुक पे उसे नोट कर लें, उतार लें, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग उसमें जो समझने वाले पॉइंट होंगे कुछ लिगेंड्स को, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज जो पहला वीडियो है मैं यहीं पर इसे खत्म करता हूँ, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम लोग अगला जो वीडियो मिलेगा उसमें हम लोग यही देखेंगे कि लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। एक लिगेंड होता है एम्बीडेंटेड, ठीक है, उसको समझना होगा। कीलेट लिगेंड क्या होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड क्या होते हैं, वो सब काफी इंपॉर्टेंट है, उससे आपके क्वेश्चन भी बन करके आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।